3-4 दिन पहले एक खबर आई, मीडिया में हाईलाइट हुई। 1.7 डिग्री सेंटीग्रेड जब तापमान हुआ तो दिल्ली में 118 साल का रिकॉर्ड टूटा। 1.7 मतलब 1 डिग्री, 0 डिग्री से भी ऊपर। आज हम बात करते हैं ऐसे एक वीर जवान की, कैप्टन बाना सिंह, जिन्होंने सियाचिन के उस ग्लेशियर में, बर्फीले रेगिस्तान में, जहां तापमान 0 से 60 डिग्री नीचे जाता है, 0 डिग्री तापमान के ऊपर बर्फ जम जाती है, 0 से 60 डिग्री नीचे, 10-15 डिग्री माइनस में जब हम जाते हैं तो पानी से बाल्टी को हम फेंके तो हवा के अंदर पानी जम जाता है। उस हड्डियां जमाने वाली ठंड में वहां पर जाकर उन्होंने शौर्य और वीरता के झंडे गाड़े। मैं बात कर रहा हूं कैप्टन बाना सिंह जी की। कैप्टन बाना सिंह जी, हमारे देश में जो 21 परमवीर चक्र मिले हैं उनमें से 3 परमवीर चक्र विजेता ऐसे हैं जो जीवित हैं। उनमें से एक हैं कैप्टन बाना सिंह, जो आज जम्मू के एक छोटे से गांव में रहते हैं। उनकी वीरता की कहानी की आज हम चर्चा करेंगे और भारत स्वाभिमान की ओर से उनको हम शुभकामनाएं देंगे। 6 जनवरी को उनका जन्मदिन आता है, तो जन्मदिन पर हम पतंजलि योगपीठ परिवार की ओर से उनको शुभकामनाएं देते हैं। सियाचिन का वो ग्लेशियर जहां पर पाकिस्तान की सीमा मिलती है, जहां पर चीन की सीमा मिलती है और भारत के लिए रणनीतिक तौर पर जो बहुत महत्वपूर्ण है, उस सियाचिन में 1984 में भारत ने को एक सूचना मिली कि पाकिस्तान बर्फ में चलने वाले जूते, हथियार और कपड़े खरीद रहा है। यूरोपियन किसी एजेंसी से जब यह सूचना मिली और जांच की गई तो पाया गया कि पाकिस्तान सियाचिन में घुसपैठ करने की योजना बना रहा है। सियाचिन वो क्षेत्र है जहां पर भारत पाकिस्तान के 1948 के युद्ध के बाद से यह तय कर लिया गया, भारत और पाकिस्तान दोनों की ओर से, कि यहां पर गहरी बर्फ रहती है, यहां पर सेना की चौकियां नहीं बनाई जा सकती, इसलिए हम दोनों साइड दूर रहेंगे और कोई भी अपने नियम का उल्लंघन नहीं करेगा, अतिक्रमण नहीं करेगा। लेकिन पाकिस्तान ने नापाक हरकत करते हुए सियाचिन के ऊपर अपनी चौकी बनाने के लिए 1984 में यह योजना बनाई। हमारी हमारी सुरक्षा एजेंसियों को यह पता लगा, हमारी सेना ने उस समय 1984 में उनसे पहले पहल करते हुए सियाचिन में पहले पहुंचे और वहां पर अपना झंडा गाड़ दिया। वो क्षेत्र जो हमारा था वहां पर पहले जाकर चौकियां स्थापित कर ली और पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी। अब पाकिस्तान लगातार इस फिराक में रहता है कि कैसे वो सियाचिन के ऊपर अपना प्रभुत्व कायम करे। सियाचिन एक ऐसा क्षेत्र है जहां -60 डिग्री तक तापमान जाता है। सियाचिन के अंदर दूसरा हम देखेंगे तो सियाचिन के अंदर 150-200 किलोमीटर की ठंडी हवाएं चलती हैं। कैसा वहां पर तापमान है, कैसी वहां पर प्रकृति की स्थिति है, आप अंदाजा लगा लीजिए कि वहां पर जो युद्ध होता है वो सेनाओं का युद्ध नहीं होता, सैनिकों का युद्ध नहीं होता, हथियारों का युद्ध नहीं होता। वो एक सैनिक की जो लड़ाई होती है वो प्रकृति के साथ रहती है। 6 से 7 हजार फौजी अफसर सैनिक वहां पर प्राण दे चुके हैं। वहां पर दुनिया की जो सबसे ऊंची लड़ाई का क्षेत्र है, ऊंचा रणनीति का जो क्षेत्र है, रणभूमि है, वहां पर एकमात्र एक युद्ध हुआ था और उस युद्ध में कैप्टन बाना सिंह ने असाधारण वीरता दिखाते हुए भारत माता के आंचल की रक्षा की थी। तो ये जो सियाचिन का क्षेत्र है, सियाचिन के क्षेत्र में जब बर्फबारी होती है, भूस्खलन होता है, जब लैंडस्लाइड होती है तो 40-40 फीट की जो बर्फ गिरती है तो नीचे दब जाते हैं। वहां पर ऐसा स्थिति है कि वहां पर आपको पानी पीना है तो पानी को उबालना पड़ेगा, दाल चावल बनाने हैं तो उसके लिए 6 घंटे लगते हैं। वहां पर राइफल के ट्रिगर पर यदि कोई 15 सेकंड तक बिना दस्ताने के हाथ रख दे तो उंगली काटनी पड़ती है। ऐसी विपरीत परिस्थितियों में किस प्रकार हमारे सैनिकों ने युद्ध लड़ा होगा। वहां जो फौजी बर्फ में चलते हैं तो बर्फ में चलने वाले जो जूते होते हैं वो कम से कम 3 से लेकर 10 किलो के होते हैं, उसके ऊपर अपना पूरा लगेज लेकर चलना। तो ये जो सियाचिन का क्षेत्र है ये महत्वपूर्ण इसलिए है कि यहां से चाइना के ऊपर नजर रखी जाती है, ये महत्वपूर्ण इसलिए है कि यहां से पाकिस्तान के ऊपर नजर रखी जाती है, और ये महत्वपूर्ण इसलिए है, काराकोरम के दर्रे का नाम आपने सुना होगा, नुब्रा वैली का नाम आपने सुना होगा, ये सारे एरिया इसके आसपास हैं। और यदि ये सियाचिन का क्षेत्र भारत खो देता है तो लेह लद्दाख को कभी भी भारत के हिस्से से काटा जा सकता है, जम्मू कश्मीर कभी भी कट सकता है। तो 1984, 85, 86 में पाकिस्तान ने योजना बनाई कि सियाचिन के ऊपर कब्जा करें, और 1999 का जो कारगिल का युद्ध हुआ उसमें जनरल परवेज मुशर्रफ उसके पीछे थे। सियाचिन वाले इस कांड में भी परवेज मुशर्रफ उसके पीछे थे। तो कारगिल का जो उन्होंने रणनीति बनाई कि हम पहाड़ियों की चोटी के ऊपर बैठेंगे और वहां पर भारतीय सेना को खदेड़ेंगे, जब लेह लद्दाख को वहां से काट देंगे, उस योजना के पीछे भी परवेज मुशर्रफ का हाथ था। और ये जो सियाचिन पे जो घुसपैठ की थी इसके पीछे भी परवेज मुशर्रफ का हाथ था। तो 1986 में हमारी सेना को पता लगा कि पाकिस्तान ने हमारे सियाचिन में घुसपैठ करते हुए एक
विशेष पॉइंट के ऊपर जो लगभग 150 फीट ऊंची पहाड़ी के ऊपर स्थित है और जहां से पाकिस्तान की स्थिति बहुत मजबूत हो जाती है, वहां पर आकर उन्होंने बंकर बना लिए हैं। 1987 में जब ये पता लगा कि बंकर के अंदर उन्होंने अपना राशन जमा करवा लिया है और जो पाकिस्तान की स्पेशल फोर्सेज है उसकी ड्यूटी वहां पर लगाई हुई है और वो स्थान उनकी ऐसी है कि ये पहाड़ी है, पहाड़ी के सामने सपाट मैदान है, तो उनकी पोजीशन यहां पर है, पहाड़ी के ऊपर है। तो वहां पर उन्होंने चौकी बनाई। उस चौकी का नाम उन्होंने रखा कायदे आजम, जिन्ना के नाम पर उन्होंने चौकी का नाम रखा। जब भारतीय सेना को यह पता लगा कि पाकिस्तान ने घुसपैठ करते हुए सियाचिन में भारतीय क्षेत्र में जाकर चौकी बना ली है, तो पाकिस्तान के अपने भारत के अधिकारियों ने रणनीति बनाई। चीता हेलीकॉप्टर का नाम आपने सुना होगा। चीता हेलीकॉप्टर को डिजाइन किया गया है 18,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ने के लिए, लेकिन चीता हेलीकॉप्टर भी वहां पर 22,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ता है। उसके अंदर 4, 5, 6 व्यक्ति बैठ सकते हैं, लेकिन एक बार में एक सैनिक को लेकर जाता है। तो 65 दिन वहां पर चीता हेलीकॉप्टर से केवल इस काम के लिए लगे कि वहां जो पाकिस्तानी चौकी के ऊपर घुसपैठ करनी है, वहां तक सैनिकों को बेस कैंप तक पहुंचाया जाए। तो वहां पर हमारे एक लेफ्टिनेंट हुए हैं राजीव पांडे जी। उन राजीव पांडे जी को विशेष रूप से दायित्व दिया गया कि आप ये लड़ाई लड़े। बहुत डायनामिक लीडर थे। उन्होंने अपनी एक टुकड़ी को लिया और टुकड़ी को साथ लेकर उन्होंने उस कायदे आजम की चौकी को हथियाने के लिए उन्होंने आगे बढ़ना शुरू किया। और कितना मुश्किल मिशन था, आप अंदाजा लगा लीजिए। 16 घंटे में वो 250 मीटर चल पाए दुश्मन की गोलियों से बचाते हुए, क्योंकि दुश्मन ऊपर है पहाड़ी के ऊपर और नीचे मैदान को क्रॉस करते हुए जाना है, भूस्खलन का खतरा है, बर्फ के ऊपर चलना है। तो राजीव पांडे जी अपनी टीम के साथ जब आगे बढ़े, आगे जैसे ही वो चौकी के नीचे पहुंचे तो वहां की गोलीबारी की जद में आए, तो वहां पर उन्होंने गोलीबारी शुरू कर दी। राजीव पांडे जी, लेफ्टिनेंट राजीव पांडे जी और उनके साथ बहुत से हमारे सैनिक मारे गए। उन्होंने कुछ रस्सियां निशाने के लिए छोड़ी। 3-4 सैनिक जब वापस आए तो उन्होंने बताया कि इस चौकी को फतेह करना मुश्किल है, नामुमकिन है, इसको नहीं किया जा सकता। तो उसके बाद कैप्टन बाना सिंह, जिनका जन्म एक छोटे से गांव में हुआ, उनको और उनकी यूनिट को यह दायित्व दिया गया। उनकी यूनिट ने 12 सैनिकों के साथ योजना बनाकर आगे बढ़ना शुरू किया। आगे वो बेस कैंप तक पहुंचे। बेस कैंप के बाद उनको आगे राजीव पांडे जी ने जहां से चढ़ाई शुरू की थी, जहां उन्होंने रस्सियां छोड़ी थी, वहां पर उनको ढूंढना था और वहां से आगे बढ़ते हुए उस चौकी के ऊपर कब्जा करना था। और इस मिशन में जाते हुए उन सबको पता था कि हमारे लिए जिंदा वापस आना बहुत मुश्किल है। वो जब आगे बढ़े, चौकियों के ऊपर पहुंचे, तो मैंने जैसा बताया कि चीता हेलीकॉप्टर जो उड़ता है वो 18,000 फीट के लिए डिजाइन किया गया है कि 18,000 फीट से ऊपर नहीं उड़ सकता, लेकिन दुश्मन की गोलियों से बचना है तो 22,000 फीट के ऊपर उसको उड़ना पड़ता है। और वो जब बेस में कैंप के ऊपर अपने राशन को या अपने सैनिकों को उतारता है या छोड़ता है तो केवल 30 सेकंड के लिए रुकता है, क्योंकि उस 30 सेकंड के लिए इसलिए रुकता है कि 30 सेकंड में दुश्मन को उनकी पोजीशन का पता लग जाता है। इससे यदि वो ज्यादा टाइम रुकेगा तो वो उसको गोलीबारी करके उसका निशाना बना सकते हैं। तो कैप्टन बाना सिंह और उनकी यूनिट आगे बढ़ी। आगे बढ़कर उन्होंने रस्सियां ढूंढने की कोशिश की। जो लेफ्टिनेंट राजीव पांडे जी और उनकी टीम ने देखा था, उनकी लाशें उनको रास्ते में मिली, तो वो रस्सियां उनको 12 घंटे तक मिली नहीं। 12 घंटे बाद मुश्किल से उनको रस्सियां मिली, क्योंकि आज हमने बर्फ में कुछ सामान छोड़ा है तो वो सामान बर्फबारी के नीचे दब जाता है। उस समय -40-50 डिग्री का टेम्परेचर वहां पर रहा। वो लगातार चढ़ाई करते रहे। चढ़ाई करते हुए वो रात को चढ़ाई करते थे। दुश्मन ने देख लिया कि उनको ये यूनिट आ रही है, ये टीम आ रही है और चौकी के ऊपर कब्जा करना चाहता है, तो वो रस्सियों के सहारे लटके हुए थे। 150-200 फीट की लंबी बर्फ की दीवार है, उसके ऊपर वो रस्सियों के सहारे से चढ़ रहे हैं। ऊपर से गोलीबारी शुरू हुई तो जो तोप के गोलों के जो निशान बने हुए थे हमारी भारतीय सेना के उस दीवार के ऊपर, उनके बीच में छुपकर उन्होंने जान बचाई। और उसके बाद जब रात हुई तो रात के 4 बजे फिर उन्होंने चढ़ाई शुरू की। 2 टीम बनाई, दोनों ओर से चढ़ाई शुरू की। कैप्टन बाना सिंह दुश्मन के बंकर के पास पहुंचे। बंकर में जब उन्होंने देखा कि यहां से गोलीबारी हो रही है तो बंकर के अंदर उन्होंने हैंड ग्रेनेड फेंका, दरवाजा बंद किया, पाकिस्तानी सैनिकों को मारा। कुछ और सैनिक जो भाग रहे थे उनके साथ संगीनों की और हाथों की लड़ाई की। 2-3 पाकिस्तानी सैनिक तो डर के मारे, ये हमला इतना अप्रत्याशित था कि डर के मारे उन्होंने ऊंचाई से कूदकर अपनी जान दे दी। ये जो सैन्य की कार्रवाई हुई, इस कार्रवाई में उनको चौकी तक पहुंचने में, मिशन को अंजाम देने में 3 दिन का समय लगा। 3 दिन के समय के लगने के बाद 3 दिन तक वो भूखे और प्यासे रहे। बर्फ से उन्होंने अपनी प्यास बुझाई। उसके बाद जब पाकिस्तानी बंकर में, जब उन्होंने बंकर के ऊपर कब्जा कर लिया, तो पाकिस्तानी बंकर में पाकिस्तानी स्टोव के ऊपर पाकिस्तानी चावल पकाकर उन्होंने खाए, अपनी भूख शांत की। भारतीय सेना को यह खबर मिली, ये जो अदम्य साहस की जो एकमात्र लड़ाई है, 21,000 फीट के ऊपर पूरी दुनिया में आज तक कभी कोई लड़ाई नहीं हुई। युद्ध का कोई दूसरा मोर्चा नहीं है, ये अपना सियाचिन का ऐसा मोर्चा है। और कैप्टन बाना सिंह
हम सब के लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि वो आज हम सब के बीच में जीवित हैं। उस चौकी का नाम कैप्टन बाना सिंह को सम्मान देने के लिए उस चौकी का नाम बाना चौकी रख दिया गया। और मैं अपना बड़ा सौभाग्य मानता हूं कि ऐसे महापुरुष जो आज जीवित हैं, जिन्होंने भारत माता के आंचल की रक्षा की है, जो भारत के लिए जिंदा शहीद की तरह हैं, जिंदा बलिदानी की तरह हैं, जिन्होंने अपनी जान हथेली पर रखकर भारत माता के आंचल की रक्षा की, दुश्मन को खदेड़ कर बाहर निकाला, ऐसे महापुरुष जीवित हैं। हमें जीवन में इनका दर्शन करना चाहिए। और यदि हम तीर्थ की बात करें, देवताओं की बात करें, तो बहुत से देवता हो सकते हैं, बहुत से तीर्थ हो सकते हैं, लेकिन अपने देश धर्म संस्कृति के लिए अपने प्राणों की परवाह ना करके देश धर्म और संस्कृति के लिए अपने जान की बाजी लगाना, ये मुझे लगता है कि सच्चा देवत्व है, सच्चा तीर्थ है। तो ऐसे तीर्थ को, ऐसे सच्चे देवता को प्रार्थना करते हैं कि उनकी हजारों साल की उम्र हो, वो आज भी स्थान स्थान पर विद्यालयों में जाकर लोगों को आर्मी ज्वाइन करने के लिए प्रेरणा देते हैं। अब एक विडंबना देखिए, जो परमवीर चक्र जिनको दिया जाता है, उनकी यूनिट में काफी लोगों को वीर चक्र, महावीर चक्र मिला। परमवीर चक्र तो जो असाधारण बहादुरी दिखाते हैं उनको मिलता है। भारत के ऊपर 4 युद्ध थोपे गए हैं, 1948 का युद्ध, 1962 का युद्ध, 65 का युद्ध। ये बड़ी लड़ाई नहीं थी, पूरा युद्ध नहीं था, लेकिन ये युद्ध की शुरुआत थी। तो इसमें जब राज्य सरकार की ओर से, जो जिस देश का नागरिक होता है उसको राज्य सरकार पेंशन देती है, उसको धन देती है। जम्मू कश्मीर स्टेट के बाना सिंह के लिए उन्होंने जो पेंशन दी वो 66 रुपया महीना दी। इस बार जब आप रजाई में बैठे तो रजाई में बैठते हुए आप चिंतन जरूर करें कि रजाई में जब आप बैठते हैं तो आपके बंद घर का तापमान कम से कम 12 से 15, 16, 17 डिग्री रहता है। जब वो 14-13 डिग्री आता है तो आपकी हड्डियां कंपाती हैं, रजाई के अंदर भी ठंड लगती है। तो उस समय जब रजाई में बैठे और जब टीवी के ऊपर कोई न्यूज सुने आप कि 0 डिग्री हो गया, पाला पड़ गया, राजस्थान में खेतों में बर्फ जम गई, तो उस समय जरूर एक बार चिंतन करें कि -30 डिग्री, 40 डिग्री टेम्परेचर में जाकर हमारे देश के सैनिकों ने हमारे लिए एक लड़ाई लड़ी थी। और उस लड़ाई को लड़ने वालों ने, ये लड़ाई हथियारों के बल पर नहीं लड़ी थी, ये लड़ाई अपने हौसले और संकल्प के बल पर लड़ी थी। तो इन शहीदों से, इन सैनिकों से, इन क्रांतिकारियों से हमें प्रेरणा लेनी है और अपने लिए संकल्प लेना है कि देश के लिए हम कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। कम से कम हम देश के लिए बाधक तत्व नहीं बनेंगे। देश की मान मर्यादा के लिए, इस देश की रक्षा के लिए, इस देश के संगठन के लिए हमें जो करना पड़े वो करने के लिए हम तैयार होंगे। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।